नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हर्षित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि हम लोग ने 10th का बायोलॉजी शुरू किया है। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पोर्शन कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर आज करने वाले हैं। उसमें आज आप लोग का दूसरा चैप्टर है जिसको श्वसन कहते हैं। श्वसन का मीनिंग्स हो गया रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे और आप हमारे साथ हमको सपोर्ट कीजिए और इससे हम लोग मोटिवेशन पाके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेसन को। आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन है इस चैप्टर का, श्वसन की परिभाषा लिखें, जो कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2, HO2 एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद पॉइंट है सब, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वास ग्रहण करने की क्रिया को निश्वास, प्रश्वास, श्वास छोड़ने की क्रिया को निःश्वास, उच्छ्वास कहते हैं। निश्वास उच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की दोनों अवस्थाएं उच्छ्वास एवं प्रश्वास मिलकर श्वास ब्रीथिंग कहलाती है। श्वसन की क्रिया से हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। श्वसन की ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक प्रकार की अपचायी क्रिया है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार श्वसन करता है। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में लगभग 12 बार श्वसन करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, छोटा बच्चा 1 मिनट में लगभग 25 बार श्वसन करता है। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा एवं श्वसन गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा यानी ATP कहा जाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। मानव में श्वास नली या ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 मिलीमीटर यानी माइक्रोमीटर व्यास की होती है। मानव के सीने में 12 जोड़ी पसलियां होती है। आपसे पूछा जाएगा मनुष्य के सीने में कितनी जोड़ी पसलियां होती थे, आप लोग बोलिएगा 12 जोड़ी। उसके बाद है, एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं। मानव फेफड़े में अधिकतम 6000 ml वायु जमा हो सकता है। जब हम वातावरण से वायु फेफड़े में खींचते हैं तो उसमें N2 78%, O2 21% एवं CO2 0.03% होता है। उसके बाद जब हम फेफड़े से निकालकर वायु वातावरण में छोड़ते हैं तो उसमें N2 78%, O2 17% एवं CO2 4% होता है। पर्वत में चढ़ने
परम या समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस N2 मिलाया जाता है। 300 मीटर से अधिक गहरे समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन सिलेंडर में O2 प्लस He मिलाया जाता है। उसके बाद है श्वसन की क्रिया में फेफड़े को श्वसन करने में सबसे अधिक मदद डायफ्राम करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग कर कार्बोक्सिली हीमोग्लोबिन बनाता है। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। एटीपी का उत्पादन शरीर के अंदर जीवित कोशिकाओं में ही होता है, इसीलिए इसे जैव ऊर्जा भी कहते हैं। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सी या वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा एवं अवायवीय श्वसन में 2 अणु ऊर्जा का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे अकोशिकीय जीव, उदाहरण अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है। पूछा जाएगा किस क्रिया द्वारा होता है, आपको बोलना होगा विसरण क्रिया द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे श्वसन अंग के बारे में। मछली का जो है श्वसन अंग जो होता है गलफड़ा होता है। उसके बाद मनुष्य का फेफड़ा होता है और इत्यादि आती है। चलिए शुरू करते हैं। जितने भी स्तनधारी जीव हैं जैसे पक्षी, मनुष्य, कछुआ, सर्प, लजर्ड इत्यादि फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा पक्षी किस द्वारा, आपको बोलूँगा फेफड़े। मनुष्य किस द्वारा, फेफड़े। कछुआ किस द्वारा, फेफड़े। सर्प किस द्वारा, फेफड़े। लिजर्ड यानी कीड़े मकोड़े किस द्वारा, फेफड़े इत्यादि फेफड़े। उसके बाद जितने भी कीट हैं जैसे तिलचट्टा, ग्रास हॉपर, ये श्वास नली या ट्रेकिया द्वारा श्वसन करते हैं। तिलचट्टा ट्रेकिया, ग्रास हॉपर ट्रेकिया। और इसके बाद गिल्स क्लॉम गलफड़ा का बात हो रहा है यहाँ। गिल्स क्लॉम गलफड़ा। गिल्स एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। मछलियाँ गिल्स के द्वारा ही श्वसन करती है। हर गिल्स में एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल्स कोष्ठ कहते हैं। गिल्स कोष्ठ एक और आहार नाल की ग्रसनी या फेरिक्स में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएं होती है। उसके बाद हम लोग आगे बुझे या लेसन ख़त्म हो चुका है और इसमें हम कुछ और जानेंगे। श्वसन की परिभाषा लिखिए। श्वसन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर CO2, H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। श्वसन के बारे में जानेंगे। 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवायवीय श्वसन। यह श्वसन का प्रथम चरण है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया द्वारा एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट यानी 3 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है।
इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है तथा इसमें निहित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त हो पाता है, शेष ऊर्जा पाइरूवेट के बंधनों में ही संचित रह जाती है। पाइरूवेट के अंगों की विशिष्ट स्थिति निम्नांकित 3 प्रकार की हो जाती है। तीनों प्रकार जानेंगे। पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथाइनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है जो ईस्ट में होता है। चलिए, ईस्ट में ये होता है। उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। हमारी पेशियां कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से दर्द होने लगता है। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने के बाद हमारी मांसपेशियों में इसी कारण ऐंठन या तकलीफ होती है। उसके बाद है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का निर्माण ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है अतः इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। उसके बाद है वायवीय श्वसन। श्वसन के प्रथम चरण में बना पाइरूवेट पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन होता है। 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाते हैं। इसके साथ साथ जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी मुक्त होती है जो एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उससे कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न जैव क्रियाएं संचालित होती है। अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में अंतर। अवायवीय श्वसन एवं वायवीय श्वसन में निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है जबकि अवायवीय श्वसन इसकी अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जबकि अवायवीय श्वसन की पूरी क्रिया कोशिका द्रव में होती है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। तो चैप्टर 2 यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सफल ऑनलाइन क्लासेस बाय हर्षित सर को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।